नक्षत्र संवाद, झारखंड की बात। नक्षत्र संवाद, झारखंड की बात। तो हमने ये एक वृत्त चित्र छोटा सा, हालांकि उपलब्धियां तो काफी हैं और फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन बहुत संक्षेप में हम लोगों ने समेटने का प्रयास किया था। और हमारे साथ साक्षात बैठे हुए मनीष जायसवाल जी। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और बहुत बहुत जैसा कि अभी वृत्त चित्र में बताया गया कि 2 वर्षों का विधायक का अनुभव, और अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले सिर्फ हजारीबाग सदर, लेकिन अब कहा जाए तो 2-3 जिलों को जोड़ते हुए 5 विधानसभा क्षेत्र के अब संसदीय क्षेत्र जो आपका है, अब उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2 वर्ष हो चुके हैं, आपने भी उपलब्धियां भी गिनाई थी 2 वर्षों में। किस रूप से देख रहे हैं विधायक से सांसद बनने के इस सफर को? सबसे पहले आपको, आपके और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप तमाम लोगों को बहुत मैं प्रणाम करता हूं। मेरा जो राजनीति का सफर है ये 2008 से शुरू हुआ। 2008 में मैं पहली बार उपाध्यक्ष नगर परिषद हजारीबाग के रूप में निर्वाचित हुआ। उसके बाद 2 बार झारखंड विधानसभा में हजारीबाग का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। उसके बाद 2024 में पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा कि इस संसदीय क्षेत्र से मुझे नामित किया और यहाँ की महान जनता ने एक बड़ी जीत के साथ मुझे लोकसभा में भेजा। इस सफर में मैंने 2 लक्ष्य तय किए। एक तो हजारीबाग का विकास करना और दूसरा कि हजारीबाग में एक समझिए आप जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जन सेवक के रूप में यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खेल, यहाँ के युवाओं का, यहाँ के महिलाओं का जो समस्याएं हैं उनका व्यक्तिगत रूप से निवारण करना। इसके लिए हम लोग कई एक प्रोग्राम चलाते हैं। और अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर रेल का विकास सबसे महत्वपूर्ण एक गिनती में माना जाता है। तो झारखंड की एक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में से एक कोडरमा जो बड़का काना लाइन का जो दोहरीकरण हो रहा है, ये एक लाइफलाइन है इस एरिया के लिए। और आप समझिए कि धनबाद डिवीजन का सबसे कमाऊ ये जो है सेगमेंट है। इस लाइन का दोहरीकरण, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अब दोहरीकरण की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एक और लाइन अभी पास हुआ है, ये गया से चलकर स्टेशन है वहां तक आएगा। तो अभी जो हम लोग, अगर दिल्ली जाएगी अगर कोई ट्रेन हजारीबाग से, तो हजारीबाग से कोडरमा जाएगा, फिर कोडरमा से गया होकर के फिर आगे जाएगा। उसको 1 घंटे का समय बचेगा, क्योंकि वो हजारीबाग से सीधे गया तक की यात्रा को जो है वो पूरा करेगा। सड़क के मामले में अभी आप देखेंगे तो कलकत्ता बनारस सुपर एक्सप्रेसवे का काम जो है अभी चालू हुआ है। अगले 2-3 सालों में वो भी पूरा होना है। सरकार की जो केंद्र सरकार की, बेसिकली मैं एक सांसद हूं, केंद्र सरकार की योजनाओं की जिम्मेवारी मेरी है। तो प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क योजना और केंद्र सरकार से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन हजारीबाग में सफल तरीके से हो, इसका देख रेख मैं करता हूं। कई एक ऐसे भी मुद्दे हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को आश्वस्त भी करता हूं कि इन सब चीजों पर भी बहुत जल्दी काम होगा। विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है। विस्थापन को लेकर क्या कुछ हो रहा है? अगर आप देखेंगे बड़का गांव की बात कर ले, केरेडारी की बात करें, तमाम जगहों पर जो है लगातार अनशन चल रहा है। देखिए, हजारीबाग के 2-3-4 जो बड़े मुद्दे हैं उसमें से एक विस्थापन भी है। और चूंकि कोयला यहाँ पर है तो इसलिए विस्थापन की समस्या यहाँ पे बहुत पहले से अलग अलग सेगमेंट में, पहले ये चरही, कुजू, मांडू एरिया में हुआ करता था। अब बड़का गांव, केरेडारी इलाके में भी इसकी पैठ बढ़ी है। हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि जितने भी मुद्दे आए, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो समस्या नहीं है, में नहीं हुआ है, ये पहले से चला आ रहा है। और अब उन सभी चीजों में सुधार हो, जैसे है जमीन का वो बढ़े, जो समस्याएं आ रही हैं विस्थापन को लेकर के वो हल हो, और जहां नए माइंस खुलने हैं
अगर वहां पर लोग अपनी जमीन को नहीं देना चाहते, ग्राम सभा में करते हैं, तो ऐसे जमीनों को छोड़ा जाए, इसका भी वकालत हम लोग करते हैं। अच्छा, अगर सड़क की हम बात कर लें तो एक हजारीबाग बगोदर तक 49 किलोमीटर सड़क बनना था। सुनने में आ रहा है कि वो जो है भूमि अधिग्रहण के कारण खटाई में पड़ गया है। देखिए, हमको लगता है कि 2-3 साल पहले से उसका भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा था, राज्य सरकार कर रही थी, और अभी से 356 करोड़ रुपए का उसमें भुगतान होना था, जिसमें महज 70 करोड़ रुपए का ही भूमि अधिग्रहण सरकार कर पाई। केंद्र सरकार के मंत्री का आपने वर्षन सुना होगा कि भाई अगर आप राज्य सरकार को इंटरेस्ट नहीं है किसी भी काम में तो हम लोग योजनाओं को वापस लेंगे। लेकिन हम लोग आदरणीय गडकरी जी से इसका रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार को मौका मिलना चाहिए एक बार फिर से, चूंकि सरकार जैसी भी हो, ये तो सभी लोग जानते हैं कि झारखंड की सरकार विकास के मामले में फिसड्डी है, लेकिन फिर भी यहाँ के जनता को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, इसके लिए हम लोग फिर से रिक्वेस्ट करके, अगर ये योजना बंद हुई है, क्योंकि ये केवल टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कम्युनिकेशन अभी तक इस पे नहीं है, तो अगर ऐसा है तो उसको भी हम लोग जरूर एड्रेस करेंगे। यहाँ तो आप अगर हेमंत जी की बात कर लें या इनके जो भी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन का ही अभाव है, दिल्ली वाले सुनते नहीं हैं। देखिए, आप अधिकांश योजनाओं में देखेंगे, अभी आपने देखा होगा कि 15वें वित्त में 2 साल तक झारखंड ने अपने राशि को क्लेम नहीं किया, इसलिए केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो हम उस पैसे को नहीं देंगे। तो इसमें क्या कोऑर्डिनेशन है? आपको मांगना है, आप समय से मांग नहीं पाते, आपको जो है रिपोर्ट, वर्क डन प्रोग्रेस का जो रिपोर्ट है वो करना है, फंड यूटिलाइज जो आपने किया है उसका डिटेल आपको बताना है, लेकिन आप बता नहीं पाते। तो केंद्र सरकार अपने पैसे का मॉनिटरिंग अगर करेगी और या कर रही है तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। ये यहाँ के पदाधिकारी अगर आप देखेंगे, यहाँ का सरकार कोयला चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी, ड्रग्स, इन सब चीजों में अति व्यस्त है। इनके पास समय नहीं है कि ये विकास की कोई योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके। बहुत सिंपल आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं 1419 तक रघुवर जी की सरकार में मैं विधायक था। प्रत्येक वर्ष 42 किलोमीटर से ज्यादा सड़क मैंने उस पीरियड में बनाया था, प्रत्येक वर्ष। और अभी थोड़े दिन पहले यहां के एक सम्मानीय विधायक जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग को 15 किलोमीटर सड़क मिलता है। तो 10 साल के बाद ये जो है सड़कों की संख्या घटा दी गई। अमूमन आप हर चीज में देखिएगा कि बढ़ोतरी होता है, लेकिन यहां सड़कों की संख्या घटा दी गई। तो अगर सड़क नहीं बनेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा? आपको ये बातें उठानी चाहिए ताकि राज्य सरकार को संजीदगी हो और राज्य सरकार जो है आगे काम करे। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर आज की तारीख में देखें तो सबसे ज्यादा है सोनम वांगचुक का मुद्दा। आप देख रहे हैं कि आज जो है उनका 20वां दिन अनशन का था और उनको जो है उठा लिया गया है। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर के भेष में जो है पुलिस आई और पुलिस उठा कर लेके गई है, आज की बात है। तो इस पर चूंकि आप केंद्र से राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उनके न तो उनके चाल पे, उनके चरित्र पे या उनके बारे में कुछ बोलना है, लेकिन किसी भी सरकार का इतना तो है कि अगर कोई उसका नागरिक अगर बीमार है या अस्वस्थ हो जाता है तो उसको जो है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। इसके लिए उनको अब उनकी हालत 18 दिन या 19 दिन के बाद में थोड़ी नाजुक होना स्वाभाविक है। तो अगर उनको बेहतर इलाज के लिए अगर अस्पताल ले गया गया है तो इसमें कोई मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखता है। और उनको सरकार का दायित्व भी, हम किसी को मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। उनको उनका ध्यान रखना, हर नागरिक का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है और सरकार ने अपना जो है वो फर्ज निभाया है इस मामले में। पेपर लीक का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? बार बार एग्जाम्स हो रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, स्टूडेंट जो है वो अब एग्जाम देना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है तो बेरोजगारी की समस्या है। और बेरोजगारी को लेकर के अगर एग्जाम्स जो होते हैं, जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं या जो नौकरी से संबंधित एग्जाम्स होते हैं, अगर उसको बार बार कैंसिल किया जाए तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन आपको इस देश की जो व्यवस्था है उसमें समझना पड़ेगा कि अगर जो खुद क्वेश्चन पेपर बनाता हो, क्वेश्चन जो सेट करता हो, अगर वही लीक करे तो क्या मैकेनिज्म से हम लोग काम करें, ये भी समझने की जरूरत है।
लेकिन सुखद ये है कि जो पेपर अभी लीक हुआ था उसके 1 महीना के भीतर सरकार ने सक्सेसफुली उस एग्जाम को करके और जो स्टूडेंट्स थे उनके भविष्य को में कोई नुकसान नहीं हो, कोई बहुत बड़ा क्षति नहीं हो, इसका गवर्नमेंट ने इंश्योर किया और हम लोग उस पर सक्सेसफुल भी हुए। इसी मामले को लेकर अगर देखें आप तो केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि भाई सोनम जी को जो है शिक्षा मंत्री बना दीजिए और शिक्षा मंत्री को सबसे पहले हटाइए। शिक्षा मंत्री का जो है, देखिए केजरीवाल जी दिल्ली में फेल हो चुके हैं, उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए हैं, उनकी पार्टी डिसइंटीग्रेट कर रही है और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि पंजाब से भी वो रुखसत होंगे, विदाई उनकी तय है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इस राजनीति के क्षेत्र से बाहर जा रहा हो, वो अगर हम लोगों को राय दे तो ये कतई उचित नहीं है। और हम देश की जनता ने हम लोगों को बहुमत दिया है, हम जनता के मैंडेट के साथ मजबूती से सरकार चलाते हैं और अपनी मर्जी से सरकार चलाते हैं। जायसवाल जी, सामूहिक विवाह जो कराते हैं ये कंसेप्ट कहां से आया? देखिए ये हम लोग चूंकि जन सेवा के फील्ड में बहुत सालों से है, हमारा परिवार भी इसी से आगे बढ़ा है, तो मेरा बहुत मानना रहता है कि जनता के जितने मुद्दे हों, हम लोग देखिएगा जितने भी व्यक्तिगत इनिशिएटिव चलाते हैं ये सब जनता के मुद्दों को लेकर के ही रहता है। तो आज समाज में बेटी जब उत्पन्न होती है तो किसी को खुशी नहीं होता है। इसके पीछे का एक ही कारण है और वो कारण है कि लोग बेटी के शादी में परेशान होते हैं। 10वीं क्लास में बेटी गई नहीं कि लोगों को ये चिंता सताने लगती है कि भाई बेटी का शादी कैसे होगा। तो इस मैसेज के साथ कि अगर हर संपन्न व्यक्ति अगर एक गरीब बेटी के जीवन को संवारने में लगे, अगर उसके विवाह में सहयोगी हो, तो शायद ये अभिशाप खत्म हो जाएगा। इसी अभियान को लेकर के हम लोगों ने पिछले 3 सालों से जो है इसकी शुरुआत की है और हर साल इसका सफलता हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के रूप में भी गिनते हैं और जो लोग आते हैं उसको अटेंड करने के लिए, जो आते हैं इन गरीब बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके रूप में भी इनको गिनते हैं। तो इन दोनों चीजों को मिला करके अगर देखें तो प्रति वर्ष इसकी जो है सफलता लगभग दुगनी से ज्यादा हो रही है। मनीष जी, ये तो ठीक है, विवाह भी करवाते हैं, लेकिन श्राद्ध कर्म में भी आप सहयोग करते हैं। ये पहला प्रयोग मैंने देखा कि किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है, किसी का निधन होता है, तो श्राद्ध कर्म की सामग्री वो आपके सौजन्य से वहां पे जाती है और ये लोग जो है बहुत उम्मीद और बहुत कहते हैं कि ये बहुत पुण्य का कार्य है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से लिया? देखिए, आपने छेड़ा है तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक कैलेंडर को फॉलो करता हूं, जन सेवा का कैलेंडर को फॉलो करता हूं। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है कि आप देखिएगा कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं, तो समाज सेवा और जन सेवा के बीच का एक डिफरेंस है, एक लाइन है जिसको ड्रॉ करना चाहिए। समाज सेवी वही हो सकता है जो केवल देता है, जो लेता नहीं है। लेकिन हम लोगों के बीच में कॉन्सेप्ट है कि हम समाज सेवी, बड़े समाज सेवी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि समाज सेवा हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए कि हम लोग कुछ भी देते हैं तो बदले में या तो वोट एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे आशीर्वाद एक्सपेक्ट करते हैं, कई जगह पर आपका सहयोग भी एक्सपेक्ट करते हैं और लेते भी हैं। तो हम लोग जन सेवा के क्षेत्र में हैं, जन सेवा का काम करते हैं और एक कैलेंडर फॉलो करते हैं। जनवरी फरवरी महीने में हम लोग ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते हैं। मार्च और अप्रैल में रामनवमी जो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, उसमें जो है हम लोग उसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में दंड का वितरण करते हैं। ये पारंपरिक खेल है जो कि शुरुआत से चला आ रहा था, अब धीरे धीरे करके इसकी धार कुंद हो रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग जो है दंड लोगों को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सर, आपके विरोधियों का कहना है कि इसी तरह से आप एक खास विशेष समुदाय को टारगेट। विरोधी का हम लोग चिंता नहीं करते। विरोधी तो का अगर बस चले तो वो लोग जो है लव जिहाद को भी आजकल जनरल प्रेम की भाषा में चिन्हित करते हैं। हमारे विरोधी कभी होली दिवाली का पार्टी नहीं देते, उसको सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन अपने घरों पर इफ्तार की पार्टियां देने में ज्यादा विरोध, उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो वो बायस्ड लोग हैं, धार्मिक बायसता जिसको होता है वैसे लोग हैं और हम उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करते। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग अभी जुलाई के महीने में
सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत करेंगे। इसमें फुटबॉल और जितने प्रकार का खेल है उसको करते हैं। हम लोग एक लगातार तीर्थ यात्रा का संचालन करते हैं, जो कि अयोध्या, आपको प्रयागराज, वाराणसी और मां विंध्याचल का दर्शन करा के लोगों को लाता है और इस क्षेत्र की गरीब बेटियों को उनके घर पर जाकर के उनको लहंगा उपलब्ध कराते हैं ताकि उनका भी विवाह जो है वो सम्मान से हो सके। ये जो इनिशिएटिव्स हैं हम लोगों की, ये हमारे जन सेवा के भाव को लेकर के है और इसमें हमारे दल के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का बढ़ चढ़ करके रोल रहता है। तो हम लोग अपने आप को इन सब चीजों में व्यस्त रखते हैं। आपने अभी इसकी बात की थी, श्राद्ध के जो हम लोग सम्मान देते हैं। देखिए, हम लोग बहुत जगह पर ऐसा हम लोग जाने का अवसर मिला है जहां की लोग अपना जमीन बेच करके या कोई चीज गिरवी लग करके जो है श्राद्ध को परफॉर्म करते हैं। तो इनसे एकदम गरीब लोगों को मुक्ति मिले, इसलिए हम लोग लगभग 125 से 150 लोगों का कच्चा अनाज जो है उनको उपलब्ध कराते हैं ताकि उनके सामने ये परिस्थिति नहीं आए। इसी सोच के साथ इसको जो है करते हैं। और आज आपने ये प्रश्न किया है, आज ही अभी थोड़े देर में हम लोग इसको, इस सेवा का विस्तार, पहले ये केवल हजारीबाग विधानसभा में चलता था, आज ही इसको हम लोग इस सेवा का विस्तार जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र में भी करने वाले हैं। 11:30 बजे कार्यक्रम है, उसमें इसकी शुरुआत होगी। मनीष जी, विरोधियों की बात करिए, आपके अपने लोग भी आपको घेरते रहते हैं, अपने लोग भी खेल मैदान में जाने का मौका नहीं मिला तो आपको घेर दिया उन्होंने। देखिए, कंफ्यूजन कुछ था, कंफ्यूजन दूर हो गया है और ऐसी कोई बात, जैसा आप बताना चाह रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। इसमें जितना हुआ नहीं उससे ज्यादा आप लोगों ने मजा लिया। हम लोग क्या मजा लेंगे? मजा आपके विधायक ले रहे थे, हम लोग क्यों मजा लेंगे? देखिए, जो जिन्होंने किया या जो हम लोग के बीच में जो बातें थी, वो क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग था, ये हमारे बीच में थी। लेकिन उसमें मजा लेने का काम तो आप ही लोगों ने किया और आप आगे भी मजा लीजिए, इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात आप समझ रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा, क्रिकेट जो है, क्रिकेट के आप अध्यक्ष हैं यहाँ के, आपको क्या लगता है कि हजारीबाग में जो है वो क्षमता है कि धोनी हो या ईशान किशन जैसे लोग जो है यहाँ से आए? ये मैं क्रिकेट का अध्यक्ष नहीं हूँ, जनवरी में मैंने रिजाइन कर दिया है। अब मैं उसको लेकर आपने कोई पहल की हो? एसोसिएशन का मैं अभी चेयरमैन हूँ। देखिए, यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप साधन उपलब्ध कराएंगे, आजकल हर गेम टेक्निकल हो गया है। अगर आप अभी किसी को जो है पत्थर पे खिलवाइए या आप ढलाई पे, कंक्रीट पे खिलवाइए और उसके बाद उसको मैदान में छोड़ दीजिए तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसका जो ट्रेनिंग है बेसिकली वो गलत हुआ है। तो आज के लेवल पे क्रिकेट को लाने के लिए या किसी भी स्पोर्ट्स को लाने के लिए उसको स्पोर्ट्स के फोरम को अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसकी फैसिलिटीज को अपडेट होना जरूरी होता है। तो हम एज ए क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में, यहाँ पर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने प्रयास किया कि हजारीबाग की जो प्लेइंग फैसिलिटी है वो एकदम अपडेटेड हो और नेशनल लेवल पर हो। और मुझे गर्व है कि झारखंड के में रांची के बाद सबसे बढ़िया सुविधा क्रिकेट खेलने का हजारीबाग में ही है। पिछले बार भी हम लोग को बोर्ड का मैच मिला था कूच बिहार ट्रॉफी का, और आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि इस साल भी 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश और झारखंड का मैच जो है वो कूच बिहार ट्रॉफी का हजारीबाग में होगा। तो हजारीबाग क्रिकेटिंग के नेशनल मैप पे है, इसका हजारीबाग के लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए। मनीष जी, एक तो विधायक के तौर पर आपने 2 बार काम किया ही, सांसद के तौर पर 2 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, कौन कौन से आपके ऐसे और जो भविष्य की सपने हैं जिन्हें आप 3 वर्षों में पूरा करना चाहेंगे? देखिए, एक यहाँ पे सबसे बड़ी मांग जो है अभी, समस्याएं तो अनेक है। जैसे आपने विस्थापन का समस्या बोला, जब तक ये पूरी तरह से सेटल नहीं कर जाता है तब तक ये विस्थापन का जो चैलेंज है वो चलता रहेगा और हम लोग भी लोगों को अधिक से अधिक राहत मिले इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। लेकिन अगर आप जन भावना से जुड़ी हुई कोई बात देखें तो यहां पर एयरपोर्ट का जो डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा है। दुर्भाग्य से पहले क्या हुआ है कि एयरपोर्ट का एक बार शिलान्यास भी हुआ लेकिन आगे प्रगति नहीं हो पाई क्योंकि राज्य सरकार ने भूमि उपलब्ध नहीं कराया। तो यहां मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं
कि केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है, उड़ान में इसको पंजीकृत कर लिया गया, हजारीबाग उड़ान के लिस्ट में है। अब जमीन राज्य की सरकार को देनी है। केंद्र ने कई एक बार पत्राचार भी किया है कि राज्य सरकार जो है जमीन दे तो हम लोग इसको बनाएं। हम लोग भी कई एक बार मुख्यमंत्री से मिलकर आए, सरकार के अन्य राज्य सरकार के जो जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको हम लोगों ने खटखटाया है कि आप भाई इसको जमीन दें। तो मैं यहाँ के लोगों को इतना ही आश्वस्त कराता हूं कि हम लोग लगे हैं, जैसे ही राज्य सरकार जमीन को देगी हम लोग इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर भी एयरपोर्ट का जो है निर्माण होगा। उद्योग के मामले में कहां देखते हैं? देखिए, मैं उद्योग के बैकग्राउंड से आता हूं और एक चीज आपको स्पष्टता से समझनी चाहिए कि उद्योग वहीं पे आता है जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होती है। आज आप छोटे छोटे दुकानदार हम लोगों के पास आ रहे हैं कि साहब हम लोग को दुबई से फोन आ रहा है कि 5 लाख रुपया फिरौती दीजिए। आप बताइए, ऐसे माहौल में कौन सा इन्वेस्टर होगा, कौन सा व्यक्ति होगा जो कि यहां पर यहां निवेश करेगा? आज हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले डालोस गए थे, अभी दिल्ली में उन्होंने कॉन्क्लेव किया है। मेरा तो ये मानना है कि झारखंड में रहने वाले जितने लोग, जितने भी उद्योगपति थे जो यहां से बाहर जाकर के जिन्होंने उद्योग लगाया है, जो अपना व्यापार झारखंड के रहने वाले हो लेकिन कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट का आधा हिस्सा भी अभी ही ला करके अगर झारखंड में उद्योग स्थापित करें तो हम लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज आपको बता दें कि यहाँ के लोग दिल्ली में स्थापित हैं, बैंगलोर में स्थापित हैं, बॉम्बे में स्थापित हैं, कलकत्ता में और हैदराबाद में स्थापित हैं और अच्छे बड़े बड़े उद्योगों का संचालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इसको यहाँ झारखंड का औद्योगिकरण होना है तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को यहाँ की सरकार को ठीक करना पड़ेगा। रघुवर दास जी ने प्रयास किया था, उनके समय में उद्योग आई भी और उसका शुरुआत भी हो गया था, एक माहौल भी बन रहा था। अभी आप देखिए केंद्र सरकार ने प्रयास किया है तो उग्रवाद जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया, उग्रवाद अब समाप्त हो गया है। लेकिन झारखंड के लेवल पर अगर हम लोग देखें तो उग्रवाद के जगह पर अब जो लोकल जो क्रिमिनल्स हैं उनका आतंक जो है यहाँ आज के दिन पे चरम पर है। तो इस माहौल में उद्योग का आना मेरे हिसाब से तो मुश्किल लगता है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं लगातार, तो आपको भरोसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जो है जा रहे हैं तो एक सफल प्रयास कर रहे हैं? देखिए, राजनीति करना और सही में प्रयास करना, मैंने तो आपको एक शब्द में बता दिया कि आप यहां पर संभावनाएं अनेक है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है, कोयला है, लोहा है, सब कुछ है हमारे पास, बिजली है, पानी है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी अगर है तो एक इंडस्ट्रियल माहौल की, एक इंडस्ट्रियल वातावरण की कमी है। अगर इस वातावरण को अगर हम लोग सेट कर पाए, अगर यहां पर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अच्छा रख पाए तो आप डेफिनेट मानिए कि लोग यहां पर आएंगे। अब राजनीति करने के लिए आप विदेश चले जाइए, पूरे विदेश का भ्रमण करके आ जाइए और आकर के एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि भाई इतना लाख करोड़ का हम लोगों ने एमओयू साइन किया है। तो ऐसा एमओयू हम लोगों ने बहुत देखा है और जमीन पर ये कितना उतरता है ये भी हम लोगों को पता है। हेमंत जी के कार्यकाल को अभी तक के किस रूप से देख रहे हैं आप, कितना नंबर देंगे? देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई विकास का अगर कोई काम अगर है तो जमीन पे बिल्कुल नहीं है, जीरो है। आज के दिन में सड़कों की हालत बदहाल है, तालाबों का गहरीकरण नहीं हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि बारिश बहुत इस साल जो है वो अब बहुत कम है और एंटिसिपेटेड बारिश से 40% जो है कम अभी तक वर्षा हुई है। किसान परेशान है, लेकिन सरकार की तरफ से इनिशिएशन जो है अभी तक कुछ भी नहीं है कि भाई ऐसे में किसानों को क्या किया जाए। आज किसान को जरूरत थी कि उसको डीजल पे सब्सिडी मिलता ताकि वो पंपिंग करके भी अपने आप को धान को लगा लेता कि बाद में अगर बारिश होती तो शायद उसका सही आ जाता। लेकिन इस सरकार में मूवमेंट किसी भी चीज का आज के समय में नहीं है। तो हेमंत जी राजनीतिक समीकरण में जरूर जीत गए हैं, लेकिन राज्य के विकास में जो राज्य में जो 2019 में जहां पे राज्य था, आज वहां से समझिए इसको ऊपर जाना चाहिए था, 25-30% इसको ऊपर होना चाहिए था। ये 25-30% वहां से नीचे फिसल गया है। यहाँ के लोग, आप अरविंद मिल की बात करें जो यहाँ पर आया था वो बंद हो गया। यहाँ पे
आपने भी कहा कि हजारीबाग जिला जो है वो खनन के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ के 70% से ज्यादा लोग आज भी कृषि पर आधारित है। तो ये केवल एक मिथ है कि झारखंड जो है एक खनन प्रधान राज्य है और यहाँ पे खनन जो है वो मुख्य पेशा या मुख्य रोजगार है। यहाँ के लोग आज भी कृषि पे डिपेंडेंट है और 70% से ज्यादा लोग जो है आज भी कृषि पे डिपेंडेंट है। ये आपको ऐसा जानना मनीष जी, चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री जी से कितनी बार आपने मुलाकात किया? लॉ एंड ऑर्डर समस्या, मुख्य समस्या आप बता रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग पा रहे हैं। तो एक होता है ना कि भाई मुख्यमंत्री जी से जाकर बोलें कि भाई हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है। कितनी बार आपने मुलाकात की है? देखिए, जिस फोरम पर जाकर के हम लोग को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना, बताना, बोलना, हर एक फोरम पे जहां भी मिलते हैं ये बात तो रखते ही हैं, लेकिन जिस फोरम पर हम लोगों को इन बातों को रखना चाहिए, हजारीबाग के प्रशासनिक महकमे पर, राज्य के जो प्रशासनिक महकमा है वहां पर भी कई एक बार, अभी 10 दिन पहले मैं डीजीपी से मिल करके आया और अपने क्षेत्र में जो ये जो समस्याएं हो रही हैं उसके विषय में भी हम लोगों ने बताया है। लेकिन आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि एक ओपन सीक्रेट है, ये ओपन सीक्रेट। आप रोड पे चले जाइए, कल रात में 12 बजे मेरे पास फोन था कि जी रामगढ़ में एक जगह पर हम लोगों ने कोयला एकत्रित पकड़ा है और कुज्जू थाना को हम लोग फोन कर रहे हैं लेकिन थाना आ नहीं रहा है। हम लोग बार बार फोन करने का प्रयास कर रहे हैं, थाना आ नहीं रहा है। तो जब जिस राज्य का प्रशासनिक महकमा, जिस राज्य का पॉलिटिकल महकमा, जो रूलिंग पार्टी है, वो इस धंधे में विलिप्त हो, चोरी के धंधे में लिप्त हो, उसको राज्य के विकास में कहां समय है? ये चोरी क्या रघुवर जी के समय में नहीं था क्या? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड चोरी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि चुपचाप आप जाइए, कहीं से एक ट्रक कोयला निकालिए, लेके चले जाइए। एक ऐसा चोरी होता है, ये बंद शायद नहीं होगा क्योंकि ये बंद करना यहाँ पे मुश्किल भी है, क्योंकि हर जगह आप थोड़ा सा जमीन हटाइए कोयला मिल जाता है। लेकिन एक होता है ऑर्गेनाइज्ड चोरी, जहां की पूरा महकमा, आप हमारे साथ चलिए, किसी दिन वॉक पे चलिए, आपको दिखा देंगे कि कितने जगहों पर जो है रैट होल्स बना करके और अन्य तरीकों से जो है कोयले की निकासी हो रही है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड चोरी है जिसमें टॉप टू बॉटम तक लोग जो है इन्वॉल्व हैं। तो इन चीजों को जब तक सरकार को अपनी प्राथमिकताओं को जो है चिन्हित करना होगा, इस राज्य के विकास के लिए क्या करना है उनको समझना पड़ेगा, तभी ये राज्य आगे जाएगा। हमारे साथ हजारीबाग की जनता भी है, कई लोग हैं जो कि कुछ पूछना चाहते हैं। आप उनके पास माइक लेकर कृपया उपलब्ध करवाएं जो सवाल पूछना। मनीष जी, गुड मॉर्निंग।